नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं आज आपको अपने गांव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है मेरे बचपन के सबसे करीबी दोस्त रंजन की, जो मेरे साथ उस भयानक रात को था जब हमने उस शापित पीपल के पेड़ को देखा था। बिहार के गया जिले में हमारा गांव है धर्मपुर, जहां की ये घटना है लगभग 15 साल पुरानी। लेकिन आज भी जब मैं उस पेड़ के बारे में सोचता हूं तो मेरी सांसें थम जाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो आज भी हमारे गांव में जिंदा है। बात उस वक्त की है जब मैं और रंजन दोनों कक्षा 9वीं में पढ़ते थे। हमारा गांव बहुत ही साधारण सा गांव था, जहां खेत, तालाब और पुराने पेड़ों की भारी संख्या थी। लेकिन एक पेड़ था जो बाकी सबसे अलग था, जो गांव के सबसे पुराने हिस्से में खड़ा था, एक टूटी हुई हवेली के बिल्कुल सामने। उस पेड़ को लोग डायन वाला पीपल कहते थे। कहते हैं कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो कई सालों पहले उसी हवेली में रहती थी, और एक प्रेम प्रपंच में धोखेबाजी होने के बाद उसने उस पीपल के नीचे अपनी जान दे दी थी। तब से वो आत्मा उस पेड़ से बंध गई थी, और रात को जब अंधेरा घिर जाता था तब वो पेड़ के आसपास मंडराती रहती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते थे कि शाम ढले के बाद उस पेड़ के पास कभी नहीं जाना चाहिए, वरना उस चुड़ैल का साया पड़ जाएगा। हम बच्चे इन कहानियों को सुनकर हंसते थे और सोचते थे कि ये बुजुर्गों की बनाई हुई काल्पनिक बातें हैं जो हमें डराने के लिए कही जाती हैं। रंजन तो बहुत ही साहसी और निडर लड़का था, उसे किसी चीज का डर नहीं लगता था। वो अक्सर कहता था कि ये सब अंधविश्वास है और कोई भूत प्रेत नहीं होता। मैं भी उसकी बातों से प्रभावित होकर इन कहानियों को नजरअंदाज कर देता था। लेकिन जो उस रात हुआ उसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रात थी कार्तिक मास की अमावस्या की, जब अंधेरा इतना घना होता है कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। उस दिन गांव में एक शादी थी और हम दोनों दोस्त उस शादी में गए थे। रात के करीब 10 बजे जब हम वापस लौट रहे थे तो रंजन ने मुझसे कहा कि चलो उस डायन वाले पीपल को देख कर आते हैं। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि आज वो सबको साबित कर देगा कि ये सब बकवास है और कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मजबूरी में मैं भी उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ हमारे पैरों की आवाज और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा भी बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। जैसे जैसे हम उस पुरानी हवेली और उस पीपल के पेड़ के करीब पहुंच रहे थे, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था और पसीना छूटने लगा था। हालांकि रात ठंडी थी। रंजन भी थोड़ा चुप हो गया था, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो मैंने देखा कि वो पीपल का पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग दिख रहा था। उसकी शाखाएं विकृत और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। पेड़ की छाल भी काली पड़ चुकी थी और उस पर कुछ अजीब से निशान थे जो किसी प्राचीन भाषा के अक्षरों जैसे लग रहे थे। हवेली की दीवारें ध्वस्त हो चुकी थीं और वहां से एक सड़ांध भरी बदबू आ रही थी। रंजन ने मुझसे कहा कि देखो आशीष, यहाँ कुछ भी तो नहीं है, ये सब बस एक पुराना पेड़ है और बुजुर्गों की कहानियां। उसने पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी छाल को छूने लगा। उसी पल अचानक एक तेज हवा चली और पूरा पेड़ हिलना शुरू हो गया। मुझे लगा जैसे कोई पेड़ को हिला रहा हो। रंजन भी चौंक गया और पीछे हट गया। फिर हमने एक आवाज सुनी जो पेड़ की शाखाओं से आ रही थी। वो आवाज किसी औरत की थी, लेकिन इतनी डरावनी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रही थी, कौन आया है मेरे पेड़ के पास? कौन है जिसने मुझे छुआ है? मैंने रंजन की तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हमने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी कुछ हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पेड़ की एक शाखा अचानक नीचे झुकी और रंजन के पैर को पकड़ लिया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो शाखा जीवित हो गई थी और रंजन को पकड़े हुए थी। रंजन चिल्लाने लगा, आशीष मुझे बचा लो, मेरी जान छोड़ दो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचने लगा, लेकिन वो शाखा बहुत मजबूत थी। तभी मैंने देखा कि पेड़ के तने से एक आकृति निकल रही थी। वो एक औरत की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। उसके दांत नुकीले थे और वो हंस रही थी।
एक भयानक हंसी जो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। वो चुड़ैल धीरे धीरे रंजन की तरफ बढ़ रही थी। मैं समझ गया था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो रंजन की जान खतरे में है। मुझे अचानक याद आया कि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि चुड़ैलों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आवाज कांप रही थी और जीभ लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं पढ़ता रहा। जैसे ही मैंने संकट मोचन हनुमान कहा, उस चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी जो इतनी तीखी थी कि हमारे कान फटने लगे। वो शाखा जो रंजन को पकड़े हुए थी वो ढीली हो गई और रंजन गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और हम दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही थी। हम भागते रहे और मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। रंजन भी घबराहट में भाग रहा था और उसका पैर लहूलुहान हो गया था जहां उस शाखा ने उसे पकड़ा था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गांव की मुख्य सड़क तक भागते रहे। जब हम गांव के मंदिर के पास पहुंचे, तभी हमें लगा कि वो चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ चुकी है। हम दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़े और हांफने लगे। हमारी हालत देखकर मंदिर के पुजारी जी बाहर निकले और पूछा कि क्या हुआ। हमने उन्हें सारी बात बताई। पुजारी जी ने हमें अंदर बुलाया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठाया। उन्होंने हमें प्रसाद दिया और हमारे माथे पर तिलक लगाया। फिर उन्होंने रंजन के पैर को देखा जहां चोट लगी थी। उस चोट पर काले निशान थे जो किसी जले हुए निशान जैसे दिख रहे थे। पुजारी जी ने गंभीरता से कहा कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो यहां तक पहुंच गए। उस चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा है और उसने पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। उन्होंने बताया कि वो चुड़ैल असल में एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम चंपा था। वो उसी हवेली में रहती थी जो अब खंडहर हो चुकी है। एक जमींदार के बेटे ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन शादी के दिन उसे किसी और लड़की से शादी करते देखकर उसे बहुत गहरा आघात लगा और उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और वो उस पेड़ से बंध गई। पुजारी जी ने हमें समझाया कि हमें भाग्यशाली होना चाहिए कि हनुमान चालीसा ने हमें बचा लिया। उन्होंने रंजन के पैर पर गंगाजल छिड़का और कुछ मंत्र पढ़े। धीरे धीरे रंजन को थोड़ा आराम मिलने लगा। पुजारी जी ने हमें एक तावीज दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। उस रात हम दोनों मंदिर में ही रुक गए क्योंकि घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह होते ही हमने अपने घर वालों को सब बता दिया। शुरू में तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने रंजन के पैर पर वो काले निशान देखे तो वे भी डर गए। उस दिन के बाद से गांव में उस पेड़ के बारे में चर्चा होने लगी और लोगों ने उस जगह पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। रंजन को कई दिनों तक बुखार रहा और वो रात को सोते समय चीखता रहता था। उसे बुरे सपने आते थे जिसमें वो चुड़ैल उसे बुलाती रहती थी। उसके माँ बाप ने कई ओझाओं और तांत्रिकों को बुलाया जिन्होंने उस पर झाड़ फूंक किया। 1 महीने बाद जाकर वो थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। वो जो पहले बहुत साहसी और निडर था, अब छोटी छोटी बातों से डर जाता था। रात में अकेले कहीं जाना तो उसके लिए असंभव हो गया था। उस घटना ने उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला था। मैं भी कई महीनों तक ठीक से सो नहीं पाया और जब भी आंख बंद करता तो उस चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता था। गांव वालों ने फैसला किया कि उस पेड़ को काटना होगा, लेकिन जब कुछ लोग उस पेड़ को काटने गए तो वहां कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हुई कि सबको वापस लौटना पड़ा। कुल्हाड़ी पेड़ पर लगाते ही खून निकलने लगा और ऐसी चीखें सुनाई दी कि सब लोग भाग खड़े हुए। उसके बाद किसी ने भी उस पेड़ को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। बाद में गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि उस जगह के चारों ओर एक दीवार बना दी जाए और वहां कोई न जाए। उन्होंने वहां चारों कोनों पर हनुमान जी के चित्र लगा दिए और हर अमावस्या की रात को वहां दूर से हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। धीरे धीरे उस जगह से आने वाली आवाजें कम हो गईं, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूं तो उस जगह के पास से गुजरते समय मेरी रूह कांप जाती है। वो पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, शापित और भयानक। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। रंजन अब शहर में रहता है और कभी गांव नहीं आता। वो घटना उसे इतनी हिल गई थी कि उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। हम दोनों अब भी संपर्क में हैं, लेकिन हम कभी उस रात की बात नहीं करते। वो एक ऐसा अनुभव था जिसे हम दोनों भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर उस रात मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी होती तो क्या होता। शायद रंजन आज हमारे बीच नहीं होता, या शायद हम दोनों उस चुड़ैल के शिकार हो गए होते। उस घटना ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं और जिन पर हमें यकीन करना चाहिए। बुजुर्गों की बातें व्यर्थ नहीं होती,
वे अपने अनुभव से हमें सावधान करते हैं, लेकिन हम युवा लोग अपनी जिद में उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उस रात के बाद से मैंने कभी भी किसी को चुनौती नहीं दी और ना ही अंधविश्वास को झूठ कहा। आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी सपने में वो चुड़ैल आती है और मुझसे कहती है कि मैं वापस आऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कभी उस जगह पर वापस नहीं जाऊंगा। वो शापित पीपल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है और अपने अंदर उस चुड़ैल को छिपाए हुए है। गांव के लोग अब भी उससे डरते हैं और रात को उधर कोई नहीं जाता। बच्चों को आज भी वही कहानियां सुनाई जाती हैं जो हमें सुनाई जाती थी, और उम्मीद है कि वे हमसे ज्यादा समझदार होंगे और उस जगह के पास कभी नहीं जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है जो मेरे और रंजन के साथ घटी थी। मैं नहीं चाहता कि कोई और इस तरह की भयानक स्थिति से गुजरे, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर कभी आपको ऐसी जगहों के बारे में सुनने को मिले जहां अलौकिक शक्तियों का वास माना जाता है, तो कृपया वहां जाने से बचें। जिज्ञासा और साहस दिखाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए। अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। आज 15 साल बाद भी जब मैं इस कहानी को सुनाता हूं तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग हंसते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कल्पना है, लेकिन जो लोग रंजन के पैर पर वो काले निशान देख चुके हैं वे जानते हैं कि ये सच है। वे निशान आज भी उसके पैर पर मौजूद हैं और कभी नहीं मिटे। डॉक्टरों ने भी ये कहा कि ऐसे निशान किसी सामान्य चोट से नहीं बन सकते, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो विज्ञान की समझ से परे है। मैं अपनी इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी रोचक लगी होगी और साथ ही साथ आपने इससे कुछ सीखा होगा। याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और हर चेतावनी का एक कारण होता है। अपने बुजुर्गों की बातें सुनिए और अंधेरे में अकेले उन जगहों पर कभी न जाएं जहां जाना मना हो। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल है और मैं अपने गांव रामपुर का रहने वाला हूं। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उस रात के बाद से मेरी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त विक्रम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। विक्रम और मैं बचपन से साथ बड़े हुए थे। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही गली में खेले और हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग हमें भाई ही समझते थे। लेकिन उस रात जो हुआ वो हम दोनों को अलग कर गया। बात पिछले साल नवंबर महीने की है। हमारे पड़ोसी गांव भवानीपुर में एक बड़ी शादी थी। भवानीपुर हमारे गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर था। शादी में दूल्हा मेरे मामा का दूर का रिश्तेदार था, इसलिए हम दोनों को बुलावा आया था। विक्रम को तो खास तौर पर इसलिए ले जाना था क्योंकि वो गाने में बहुत अच्छा था और शादी में कार्यक्रम में उसे परफॉर्म करना था। हमने सोचा था कि दोपहर तक निकल जाएंगे, शाम को कार्यक्रम होगा और रात 10 बजे तक वापस अपने गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की रस्में देर से शुरू हुई, फिर खाना और कार्यक्रम में इतना वक्त लग गया कि जब हमने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। विक्रम की मां ने फोन किया और कहा कि इतनी रात हो गई है, वहीं रुक जाओ। शादी वालों ने भी यही कहा। भवानीपुर के कुछ बुजुर्गों ने तो खास तौर पर हमें समझाया कि रात में उस रास्ते से मत जाना। उन्होंने कहा कि रामपुर और भवानीपुर के बीच जो जंगल वाला रास्ता है वो रात में बहुत खतरनाक है, वहां अक्सर अजीब चीजें होती हैं। लेकिन हम दोनों जवान लड़के थे, हमें लगा कि ये बस गांव के पुराने लोगों की अंधविश्वास की बातें हैं। विक्रम को अगले दिन सुबह जल्दी कॉलेज भी जाना था, इसलिए हमने वापस जाने का फैसला कर लिया। रात को 1 बजे हम अपनी बाइक पर निकल पड़े। शुरू के 10 किलोमीटर तक तो सड़क अच्छी थी और कुछ गाड़ियां भी दिख जा रही थीं। लेकिन जैसे ही हम उस पुराने रास्ते पर मुड़े जो जंगल से होकर जाता था, माहौल ही बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं ऊपर से इतनी घनी थीं कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में बस थोड़ा सा रास्ता दिख रहा था। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। मैं बाइक चला रहा था और विक्रम पीछे बैठा था। शुरू में तो हम दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े एक अजीब सी चुप्पी छा गई। करीब 5 किलोमीटर जंगल में जाने के बाद मुझे बाइक में कुछ दिक्कत महसूस हुई। इंजन अजीब सी आवाज कर रहा था। मैंने विक्रम से कहा और हमने एक पेड़ के पास बाइक रोक दी। विक्रम ने अपने फोन की टॉर्च जलाई तो हमें पता चला कि पेट्रोल लीक हो रहा था। शायद रास्ते में कोई पत्थर लगा था। हमारे पास कोई उपाय नहीं था।
फोन में नेटवर्क भी नहीं था। हम दोनों वहीं खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी दूर से एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन की रोशनी हो। हमें लगा शायद कोई आदमी है जो मदद कर सकता है। हम उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते से थोड़ा अंदर जंगल में एक पुरानी झोपड़ी थी। बाहर एक लालटेन टंगी थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और वो कुछ बुदबुदा रही थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, मैं आज भी वो आंखें नहीं भूल पाता, एकदम पीली और बेजान, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं हो। उसने हमें देखा और फिर एक कर्कश आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैंने हिम्मत करके कहा कि हमारी बाइक खराब हो गई है और हमें मदद चाहिए। वो बुढ़िया हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, इस वक्त इस रास्ते पर कोई नहीं आता, तुम लोगों को रुकना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम ने मुझे खींचा और हम वापस मुड़ने लगे, लेकिन तभी उस बुढ़िया ने कहा, भागो मत, वो आ रहा है, अब तुम्हें देख लिया है। हम दोनों भागकर सड़क पर आ गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। हमने तय किया कि हम बाइक को धकेलते हुए ही आगे बढ़ेंगे, कम से कम इस जगह से तो निकल जाएं। हम बाइक को धकेलते हुए चल रहे थे। करीब आधा किलोमीटर चले होंगे कि अचानक हमें पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, किसी के पैरों की आवाज, लेकिन बहुत भारी कदम, जैसे कोई बहुत वजनी चीज धीरे धीरे चल रही हो। हमने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी और वो हमारे करीब आ रही थी। विक्रम ने कहा, राहुल तेज चलो। उसकी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। हम तेजी से बाइक को धकेलने लगे, लेकिन वो आवाज और भी तेज हो गई। अब लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा हो। और फिर हमने सुना एक आवाज, एक हंसी, लेकिन वो इंसान की हंसी नहीं थी, वो कुछ और थी, कर्कश, डरावनी, ऐसी आवाज जो आपकी रूह को हिला दे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, राहुल कुछ है यहाँ, सच में कुछ है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल बस भागते रहते हैं। हम बाइक को छोड़कर भागने लगे। पीछे से वो हंसी और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज हमारे बिल्कुल पीछे है। मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही थी। अचानक विक्रम चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अंधेरे में एक परछाई थी, लेकिन वो किसी इंसान की परछाई नहीं थी। वो बहुत लंबी थी, बहुत पतली, और उसकी बाहें जमीन तक लटक रही थीं। उसका सिर अजीब से कोण पर झुका हुआ था और वो हंस रहा था, लगातार हंस रहा था। उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक खालीपन था। मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा और हम और तेज भागने लगे। मेरे फेफड़े फटने लगे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हम रुके नहीं। वो चीज हमारे पीछे थी और वो हमें पकड़ना चाहती थी। करीब 10 मिनट तक हम लगातार भागते रहे। फिर अचानक वो आवाज रुक गई, वो हंसी बंद हो गई। हम दोनों रुके और सांस लेने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस जंगल की रात की आवाजें, झींगुर, उल्लू और दूर से किसी जानवर की आवाज। विक्रम ने कहा, राहुल वो चला गया क्या? मैं कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं पता था। हम धीरे धीरे चलने लगे। सड़क पर अभी भी कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। हम एकदम अकेले थे उस सुनसान रास्ते पर। करीब 5 मिनट चले होंगे कि फिर से वो आवाज शुरू हुई, लेकिन इस बार वो पीछे से नहीं बल्कि हमारे सामने से आ रही थी। वो हंसी फिर से शुरू हो गई थी और इस बार वो और भी करीब लग रही थी। हम दोनों सड़क के किनारे खड़े हो गए। अब भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी। विक्रम कांप रहा था। उसने मेरी बाह पकड़ी और कहा, राहुल अब क्या करें? मैंने अपने बैग से एक छोटी सी चाकू निकाली जो मैं हमेशा रखता था। मुझे नहीं पता था कि वो किस काम आएगी, लेकिन कम से कम कुछ तो था। हम वहीं खड़े इंतजार कर रहे थे। वो हंसी और करीब आती जा रही थी और फिर हमने उसे देखा। सड़क के बीचों बीच धुंधलके में वो खड़ा था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। उसकी आंखें, उसकी कोई आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे और वो हंसता जा रहा था। उसके मुंह से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विक्रम चीख पड़ा। मैंने उसे पकड़ लिया। वो चीज हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने का तरीका बिल्कुल अजीब था। वो अपने पैरों से नहीं बल्कि जैसे फिसल रहा था। मैंने चाकू ऊपर उठाई और चिल्लाया, पीछे हट जा, लेकिन वो रुका नहीं। वो हमारे और करीब आता गया। जब वो करीब 2 मीटर दूर था तो अचानक दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। हेडलाइट की रोशनी दिखी। एक ट्रक हमारी तरफ आ रहा था और जैसे ही उस ट्रक की रोशनी उस चीज पर पड़ी, वो गायब हो गया, एकदम से, जैसे वो कभी था ही नहीं। ट्रक हमारे पास आकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से झांका और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया। विक्रम रो रहा था। ड्राइवर ने हमें अपनी गाड़ी में बैठाया। उसने कहा कि वो भी रामपुर जा रहा है।
रास्ते में उसने हमसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने हिचकिचाते हुए सब कुछ बता दिया। वो ड्राइवर चुप रहा, फिर बोला, तुम लोग किस्मत वाले हो कि बच गए। इस रास्ते पर बहुत साल पहले एक आदमी की हत्या हुई थी। कहते हैं कि उसकी रूह अब भी यहाँ भटकती है। जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है वो उसे परेशान करता है। कई लोग यहाँ गायब हो चुके हैं, कुछ का शव मिला, कुछ का नहीं। गांव वाले कहते हैं कि जब तक उसकी रूह को शांति नहीं मिलती ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हमने देखा वो सच था। सुबह 4 बजे हम अपने गांव पहुंच गए। ड्राइवर ने हमें हमारे घर के पास उतार दिया। मैंने और विक्रम ने उसका शुक्रिया अदा किया। घर आकर मैं सो नहीं पाया। बार बार वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो चेहरा, वो काली आंखें, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अगले दिन मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सच में उस जंगल में एक आत्मा भटकती है। कई सालों से लोग उसे देख चुके हैं। कुछ लोग तो पागल भी हो गए हैं उसे देखकर। गांव में एक बाबा आते हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। उन्होंने बताया कि वो आत्मा किसी की प्रतीक्षा में है, लेकिन किसकी ये किसी को नहीं पता। तब से मैंने और विक्रम ने फैसला किया कि हम कभी भी रात में उस रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन इस घटना ने हमारी जिंदगी बदल दी। विक्रम कई दिनों तक सही से सो नहीं पाया। उसे बार बार बुरे सपने आते। वो चिड़चिड़ा हो गया और अपने आप में सिमट गया। मैं भी ठीक नहीं था। मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। रात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हमने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उन्होंने हमें मंदिर ले जाकर पूजा करवाई। पंडित जी ने कुछ उपाय बताए और हमें ताबीज़ दिए। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। लेकिन वो रात, वो हंसी, वो आत्मा, ये सब हमारी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गए। आज भी जब कभी हम उस घटना के बारे में बात करते हैं तो दोनों की रूह कांप जाती है। हमने अपनी गलती से सबक सीखा। बड़ों की बात माननी चाहिए। अंधविश्वास कहकर किसी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सच में होती हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने। महीनों बाद हमें पता चला कि उस रात जिस बुढ़िया ने हमें देखा था वो कोई इंसान नहीं थी। गांव के लोगों ने बताया कि वो चुड़ैल थी जो उस जंगल की रक्षक है। वो उस आत्मा को वहां बांधे रखती है। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है वो बुढ़िया उसे चेतावनी देती है। लेकिन हम नहीं माने और आत्मा ने हमें देख लिया। हमें लगता है कि हम उस रात बहुत भाग्यशाली थे कि वो ट्रक आ गया, वरना शायद हम भी उन लोगों की तरह गायब हो जाते जो उस जंगल में खो गए। आज भी जब मैं उस रास्ते के पास से गुजरता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता हूँ और जल्दी से वहाँ से निकल जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो आत्मा अब भी वहाँ भटकती है या नहीं, लेकिन मैं ये जान गया हूँ कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं और शायद यही इस दुनिया की खूबसूरती है। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या भूत प्रेत होते हैं तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ। मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ चीज़ें अनुभव करनी पड़ती हैं, सिर्फ सुनने से समझ नहीं आती। और मैं किसी को भी वो अनुभव नहीं देना चाहता जो मुझे मिला था उस भयानक रात को।